हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स को कर रहे हैं। हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका हमने पार्ट ए या सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एंड इसका आज हम सेक्शन बी करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है। एंड फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर भी आपको देखना है, मिड टर्म का भी अगर देख सकते तो वो भी देख लीजिए अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अब हम सेक्शन बी कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। चेक करना है वेदर इट इज़ एन इक्विवेलेंट वर्जन टू द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती सेम लाइन की, तो इसको आपको चेक करना है क्या ये यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसका वर्जन है या नहीं। तो पहले तो हम यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को देख लेते हैं है क्या, फिर देन इसको कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है इट स्टेट दैट इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together less than two right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। इसको अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो फिफ्थ पोस्टुलेट की आपने स्टेटमेंट तो देख ली। एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, मान लो ए बी और सी डी दो लाइन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन पी क्यू है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ये अगर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखिए, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 और 2 एंगल आ रहे हैं ना, तो ये जो दो लाइन है ये जो एंगल बना रही है 1 और 2 इस लाइन के साथ पी क्यू के साथ, उनका सम अगर 180 से कम है, और इधर वाला सम क्या है 180 से ज़्यादा है ना, 180 से ज़्यादा है 3 और 4 का सम, तो जो ये दोनों लाइन है ना ये किस साइड से इंटरसेक्ट करेगी, इस लेफ्ट साइड से इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि ये लेस देन 180 आ रहा है ना। तो यानी ये इंटरसेक्ट अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँगी ना, तो ये इधर से एक्सटेंड करने पे थोड़ी ना मिलेगी, ऐसे करके थोड़ी ना मिलेगी, ये ऐसे एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, है ना। ऐसे बढ़ाओगे तो ये क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी कहीं ना कहीं। बट ये ऐसे बढ़ाने से थोड़ी ना इंटरसेक्ट करेगी, तो कहाँ से इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ से इनका सम लेस देन 180 आता है। तो यानी कि अगर ए बी एंड सी डी दो लाइन है और पी क्यू फॉल कर रही है इन लाइन्स पे ए बी एंड सी डी पे, सो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल 1 एंड 2 लेस देन 180 है लेफ्ट साइड में पी क्यू के। तो जो लाइन ए बी एंड सी डी है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगी, लेफ्ट साइड ऑफ पी क्यू पे, ना कि राइट साइड पे, जहाँ से एंगल सम लेस देन 180 आ रहा है। तो ए बी एंड सी डी मीट कहाँ करेगी, एट द साइड ऑफ ए एंड सी, यानी कि जब आप ए और सी को मीट बढ़ाओगे तो वहाँ पे ये क्या करेगी, मीट करेगी। तो ये ही फिफ्थ पोस्टुलेट की लाइन है। तो देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और वो क्या है, वो अगर एक सेम लाइन के क्या परपेंडिकुलर हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन बिकॉज इफ टू लाइन एल एम एंड परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन एन देन वन एंड एल और एम क्या होगा, मस्ट बी पैरेलल होगा। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दी हुई थी वो क्या नहीं है, वो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसको उसका वर्जन नहीं है, उसका इक्विवेलेंट। क्योंकि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट तो ये बोलता है ना कि वो इंटरसेक्ट करेगी, ना कि पैरेलल की बात करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस इस ये वाली लाइन जो तीसरी लाइन है, अगर ये इन दोनों के क्या चली जाए परपेंडिकुलर, यानी कि इस ए बी के भी परपेंडिकुलर आ जाए और सी डी के भी परपेंडिकुलर आ जाए ये पी क्यू लाइन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, अभी तो मैंने फिफ्थ पोस्टुलेट की स्टेटमेंट बताई थी आपको, है ना। अगर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोले कि एक पी क्यू लाइन है वो ए बी और सी डी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है इसके भी और इसके भी, यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 1 और 2 का सम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ से अगर मैं करूँ 3 और 4 इनका सम भी ये भी 90 ये भी 90, तो 3 और 4 का सम भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। सॉरी 90 90 180 है, 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब तो ए बी और सी डी क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग थोड़ी ना आएगा।
तो यानी कि ये तो जबकि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या करेगी, कहीं ना कहीं क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। कब? जब ये सम लेस देन 180 होगा। जबकि यहाँ पे तो सम कैसा आ रहा है, अगर ये परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस के, तो यहाँ पे सम इधर का भी 180 आ रहा है और इधर का भी 180। सम का मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो यानी कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती सेम लाइन के, क्योंकि अगर वो दो लाइन परपेंडिकुलर होगी एन के, तो एलिमेंट कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट नहीं है वर्जन, ठीक है। तो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट भी आपको समझ आ गया और जो क्वेश्चन था वो भी समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पी क्यू आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन एंड क्यू इज बिटवीन पी एंड आर। प्रूव करना है पी आर माइनस क्यू आर पी क्यू होता है। तो देखो ये तो हमें वैसे भी पता है कि अगर पी क्यू आर 3 पॉइंट है और क्यू बीच में है पी और आर के, तो अगर मैं पी आर पूरी पी आर में से अगर ये क्यू आर हटा दूँ, पूरी पी आर में से अगर ये क्यू आर हटा दूँ तो पी क्यू बचेगा ना, ये तो पता है। पी आर में से क्या हटा दो अगर आप, क्यू आर, तो क्या बचता है, पी क्यू बचता है ना, पी क्यू लिखा है क्वेश्चन में। तो ये तो हमें वैसे भी पता है कि पी आर में, पूरे पी आर में से अगर हम ये वाला क्यू आर हटा दें तो ये बचेगा ना, ये पूरा पी आर है, उसमें से क्यू आर हटाओ तो ये तो बचेगा पी क्यू, है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि पी आर माइनस क्यू आर, जो भी आएगा पी आर माइनस क्यू आर, वो एक्चुअल में पी क्यू के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। देखो पी आर में से अगर हम क्यू आर को हटाए तो पी क्यू ही तो बचता है। तो यानी कि पी आर माइनस पी क्यू, सॉरी पी आर माइनस क्यू आर किससे कोइंसाइड कर रहा है, पी क्यू से। और यूक्लिड का जो एक्सियम है वो कहता है कि जो थिंग्स कोइंसाइड करते एक दूसरे से वो इक्वल होती है एक दूसरे की। तो यानी कि अगर पी आर प्लस क्यू आर, पी आर सॉरी अगर पी क्यू प्लस क्यू आर करेंगे, अगर हम पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर तो पी आर मिलेगा, है ना। तो और जो हमारा पी आर माइनस क्यू आर है वो पी क्यू ही तो है। तो यानी कि थिंग्स क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, इसलिए एक्सियम लगाना है कि जो कोइंसाइड करेगी वो एक दूसरे की क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऐसे करके आप इसे स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इनमें से कौन से पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। देखो एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस की लाइन पे, ठीक है। एक्स एक्सिस की लाइन तो सबको पता है ना, अगर ये वाई एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस की लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक्स एक्सिस की लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, वहाँ एक्स पॉइंट तो मिलता है बट वाई नहीं मिलता। आगे एक्स लिखते हैं वाई पीछे लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस वाली लाइन पे एक्स मिलेगा लेकिन वाई नहीं मिलेगा, जीरो होगा वाई। लेकिन वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस में यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, यहाँ ले लो यहाँ ले लो, तो यहाँ पे एक्स तो जीरो होगा बट वाई पॉइंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में याद रखना वाई एक्सिस है तो पॉइंट होता है जीरो वाई, और अगर एक्स एक्सिस है तो पॉइंट क्या होता है, एक्स कॉमा ज़ीरो, ठीक है। तो समझ आ गया। और अगर इन एक्सिस में ना हो कि यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो, तो वो क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बट अगर ऐसे कोई पॉइंट है 4 0 6 0, तो वो ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, वो सिर्फ अगर आगे एक्स है बट वाई जीरो है तो वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, वहाँ क्वाड्रेंट मत लिखना, ठीक है। ऐसे ही अगर आगे जीरो है बट पीछे कोई नंबर है 2 1, तो वो वाई एक्सिस है, उसमें आप क्वाड्रेंट मत लिखना, ठीक है। अगर हाँ नंबर होता 2 3, तो ये प्लस प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, -2 3 होता यानी ये माइनस और ये प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये 3 माइनस का 2, अगर ऐसा कोई पॉइंट हो नेगेटिव नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और अगर यहाँ पे एक्स का तो प्लस हो बट वाई का कोई नंबर माइनस में हो, तो प्लस माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बट अगर ऐसा कोई पॉइंट हो 4 0 -6 0 या 0 6, तो वो कोई क्वाड्रेंट में नहीं आता, वो या तो एक्स एक्सिस पे आता है या वाई एक्सिस पे आता है, उस पर क्वाड्रेंट मत लिखना। तो आपकी जो क्वेश्चन में है अभी आपको ये तो समझ आ गया होगा, वाई एक्सिस के पॉइंट क्या होना चाहिए, एक्स जीरो होना चाहिए, वाई कुछ होना चाहिए, और एक्स एक्सिस में एक्स पॉइंट होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए। तो आपको एक्स एक्सिस बोला है ना क्वेश्चन में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे एक्स हो बट वाई ना हो, वाई जीरो हो। तो वाई जीरो देखो यहाँ पे तो एक्स जीरो है ना, ये वाले पॉइंट में, ये तो नहीं है, ये तो वाई एक्सिस है, ये एक्स है और वाई नहीं है इसमें, है ना। तो 4 0 ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स जीरो है तो ये तो वाई एक्सिस का पॉइंट है, यहाँ पे वाई जीरो है तो यानी ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। ये तो क्वाड्रेंट आ गया, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, -1 बट जीरो आ गया, जब जीरो आ जाए, मैंने बोला ना जब वाई में जीरो आए तो ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, क्योंकि यहाँ वाई पे जीरो है। तो यानी कि आपका कौन कौन सा एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक तो बी वाला 4 0, डी वाला -6 0 एंड जी वाला -1 0।
तो एक्स एक्सिस के पॉइंट समझ आ गए होंगे, जिसमें वाई जीरो हो बट एक्स पे कुछ नंबर हो, और वाई एक्सिस जब एक्स जीरो हो बट वाई पे कोई नंबर हो, और जब ऐसे कोई नंबर हो तो वो फिर क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 25 की पावर 5/2, 729 की पावर 1/3, उसके बाद 125 पे 2/3, 27 पे 2/3 और 8 पे 4/3। एक्सपोनेंट की आपको यहाँ पे रूल लगा के इवैल्यूएट करना है। तो देखिए ध्यान से एक्सपोनेंट के रूल कैसे लगाने। 25 के प्राइम फैक्टर कीजिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में पावर है ना, तो आपको दिख रहा है ये 2 है नीचे, तो ये 2 हटाना है। अगर ये फ्रैक्शन का 2 हटाना है तो इसको पावर में इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे 25 के। तो प्राइम फैक्टर तो सबको करने आते होंगे। 25 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 से जाएगा, ये 5 5 से 5 5, यानी 5 2 बार आएगा, 5 2 बार, और ये 5/2 भी है। तो इस पावर में जब ये भी पावर है 5 पे और ये भी पावर है ना 5, 25 को हमने लिख दिया 5 की पावर 2, और ये एक्स्ट्रा पावर थी, और सामने सामने पावर होती है तो आपको पता है ना मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंट के रूल याद करते हैं, तो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता, तो ये 5 की पावर 5 बच जाएगा, है ना। ऐसे ही 729 की प्राइम फैक्टर करना, वो 9 की पावर आएगा 3 बार, 9 9 9 3 बार आएगा तो 729 होता है। 9 की पावर 3, और ये पावर भी 1/3 है, सामने सामने पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे कट जाएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। 125 के प्राइम फैक्टर करना, 5 3 बार आता है 125 पे, ऐसे करोगे ना 125 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, तो कितनी बार आया 5, तो 125 को हम लिखेंगे 5 की पावर 3, और ये एक्स्ट्रा पावर जो है ये सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो कट जाएगा ये। ऐसे ही 27 3 की पावर 3 होता है, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 3 की पावर 3, और ये 2/3 से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा ऊपर नीचे। 8 किसकी पावर होता है, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 2 की पावर 3, और साथ में क्या है सामने 4/3, तो सामने 3 से 3 कटेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये पावर इससे सामने सामने पावर मल्टीप्लाई होती है और ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ये एक्सपोनेंट, ये बेस को हमने किस में चेंज किया पहले, एक्सपोनेंट में, और ये पावर जो होती है इससे मल्टीप्लाई होगी कट जाएगी, ऐसे सब में कर लेना है। अब यहाँ 5 की पावर कितना बचा, 5 बचा, इधर 9 की पावर 1 बचा, 9 बचा, यानी कि 9 की पावर 1 तो 9 होता है, 5 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 4 बचा। अब आपको दिख रहा है यहाँ भी 9 है और नीचे भी तो 9 है, 3 2 जा 6 मत करना, 3 का पावर 2 का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई, जब भी पावर हो तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 3 को 3 से, यानी 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 पावर होगी तो 3 बार, तो 3 और 2 यानी कि 9, तो ये कट गया ऊपर नीचे। अब देखो एक्सपोनेंट के रूल में आपने पढ़ा होगा, 5 जब ऊपर नीचे सेम बेस है, ये भी बेस 5 है और ये भी बेस 5 है, तो इस बेस को एक बार लिखते हैं, और ये जो पावर है डिवाइड होता है तो माइनस हो जाती है ये पावर इसमें से, तो बेस सेम है तो एक बार लिख दो, और ये पावर क्या कर दो माइनस कर दो, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो प्लस हो जाती है पावर। अब ये 2 की पावर 4 तो यहाँ नहीं है ना, तो ये तो नीचे ही रहेगी। 5 की पावर कितनी बचेगी, 5 - 2 3, और ये 2 की पावर 4, 5 की 3 का पावर मतलब 5 3 जा 15 मत करना, गलत हो जाएगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 × 5 तो कितना आ जाएगा 125। ऐसी 2 की पावर 4 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 4 बार, तो 16 आ जाएगा आपका, तो ये आंसर होगा। तो एक्सपोनेंट के रूल आपको याद रखने हैं, सामने सामने पावर होगी तो मल्टीप्लाई करना है, बट अगर बेस सेम होगा और पावर ऊपर नीचे होगी तो माइनस करना, और बेस सेम होगा और पावर सामने सामने होगी मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका चॉइस वाला, गिव 2 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो दिख रहा है ये आपको 0.51, फिर 511, फिर 5111, इस टाइप के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये मैंने डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में कराया है, इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं, तो वहाँ पे आ जाके आप इसी क्वेश्चन का जो MCQ वाला पार्ट था उसमें रेशनल इरेशनल को डिटेल में बताया गया है, तो उसको जरूर देखिए, एंड प्लेलिस्ट को तो देखना ही देखना है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स के बीच में ताकि मोटिवेशन मिले। ठीक है, एंड 0.535353 ये भी आपका इरेशनल नंबर, देखो क्योंकि सेम रिपीटेड नहीं है ना, एक बार 5 3 है, फिर 533 है, फिर 5333 है, तो जब सेम रिपीटेड ना और ख़त्म भी ना हो तो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये रेशनल नहीं होते हैं। तो रेशनल नंबर बताने इन दोनों नंबर्स के, इरेशनल नंबर्स के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए इसको, इस इरेशनल नंबर को हम अगर रेशनल नंबर बनाना चाहते हैं तो हम ना क्या करेंगे, इसको ना 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे ये। ठीक है, 0.515 तक लिख दिया हमने इसको। ठीक है, तो और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार तो नहीं लगा सकते, 0.51 तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि 51 सब में रिपीटेड हो रहा है ना, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर लो। 51 अगर मैं इसे कहूँ कि 51 51 तो वो तो आएगा आएगा पक्का, है ना,
तो इसको हम 0.51 लिख देते हैं और इसको हम 0.53 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि मैंने इसे कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो मैंने इसको क्या किया, इसको भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिख दिया, इसको भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिख दिया। अब ये क्या बन गया, कंप्लीट डिवाइड करके आगे पॉइंट पॉइंट नहीं छोड़ा ना, तो हमने इसको ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली, इक्वल नहीं है बिल्कुल इसके, बट अप्रॉक्सीमेटली ये इसके इक्वल है ना। तो 0.51 और 53 के बीच में रेशनल नंबर निकाल लो आप। देखो 51 है तो 525 भी हो सकता है, 0.531 भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ 535 तक गया है, तो मैं तो 1 तक ले रही हूँ ना इससे पहले पहले। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 0.51 से 53 के बीच में निकालना है आपको, तो 0.52 ले लो या 0.523 ले लो। तो यानी कि ये नंबर 52 पे ही तो जा रहा है, 53 पे थोड़ा ना गया, इसका सेकंड प्लेस पे 3 थोड़ा ना आया। 1 करेक्ट 1 भी नहीं आना चाहिए और करेक्ट 3 भी नहीं आना चाहिए सेकंड प्लेस पे। तो ये तो 2 पे ही बहुत सारे नंबर बना सकते हो ना आप, लेकिन ऐसे बनाना कि ख़त्म हो जाए, डैश डैश ना छोड़ना, कंप्लीट डिवाइड छोड़ना, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो ये आपके रेशनल नंबर कैसे भी बन सकते हैं, बस इनके बीच में आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरफेस एरिया में से है, क्वेश्चन नंबर 25। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज द सेम एज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग द रेडियस ऑफ द बेस एज 120 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है आपको 160 सेंटीमीटर। फाइंड करना है रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आपको स्फीयर का सरफेस एरिया बोला है कोन के कर्व्ड सरफेस के बराबर है, तो इन दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखिए सरफेस एरिया जब हम स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के बराबर करेंगे, तो सरफेस एरिया स्फीयर 4πr² होता है, कर्व्ड सरफेस कोन का πrl होता है। बट क्योंकि दोनों की रेडियस अलग है तो इसकी r1 ले लो, इसकी r2 ले लो। इसकी रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है 120, बट l नहीं गिवन, l आप निकाल लेना, मैंने आपको बार बार बता रखा है। स्लेंट हाइट कोन की होती है h² + r² का, इसका स्क्वायर इस l पे स्क्वायर h² + r²। h आपको 160 दिया है, उसका स्क्वायर, r दिया है 120 उसका स्क्वायर, कोन की रेडियस दी है आपको क्वेश्चन में और हाइट भी दी है। 160 का स्क्वायर कैसे करोगे, पहले 16 का स्क्वायर कर लो, 256, और 1 0 है तो 2 0 हो जाएगी ना, स्क्वायर लगेगा तो 120 में 12 का स्क्वायर करो 144, और 0 है तो 2 0 हो जाएगी, है ना। और फिर प्लस करो तो ये आ जाएगा 40,000, और एल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। अब आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 4 0 है तो स्क्वायर रूट में से 2 0 आ जाती है ना, जितनी जीरो होती है उसकी आधी जीरो बाहर आ जाएगी रूट में से। 4 का स्क्वायर रूट तो सबको पता है 2 होता है, तो एल आ गई 200। अब एल की वैल्यू स्लैंट हाइट हमने रख दी 200। ये रेडियस आपको निकालनी है स्फीयर की। तो 4 जो है ये पाई से तो पाई कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, कट जाएगा दोनों साइड इनटू में ना, तो कट गया। रेडियस निकालने के लिए रेडियस का स्क्वायर यहीं रहेगा, 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 4 से ही कट जाएगा, 250 पे 12 5 से 60 और 2 0 लग जाएंगी। अब r1 का स्क्वायर अगर इतना आया तो r1 निकालने के लिए स्क्वायर को हटाओ, रूट लग जाता है यहाँ पे, जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट लगता है। अब 6000 का स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं, 6000 है ना, तो पेयर बना दो, यहाँ से पेयर हमेशा लास्ट से बनते हैं, ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर, तो आगे 60 बचा है, तो जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। मान लो 6 लिखा तो 6 6 36, 60 से छोटा 36 तो बहुत छोटा है। 7 यहाँ लिखा तो 7 ही लिखना पड़ता है, 7 7 जा 49। अगर 8 8 जा लिखते हैं तो 64 बड़ा आ जाता है ना 60 से, तो इसलिए 7 7 जा 49 ले लेते हैं। याद आया कुछ, 8th क्लास में किया हुआ है आपने ये। 10 - 9 करो, माइनस कर दो अब ये 49 आने के बाद, इसमें से इसको माइनस किया 1, इसमें से इसको माइनस किया 1। अब 11, अब ये 2 0 जो है ये नीचे उतार लो, ये तो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं ना, तो ये तो हम एज इट इज उतार लेंगे, पेयर उतारते हैं पूरा। फिर यहाँ पे 7 आ गया ना, तो 7 का डबल उतार लो 14, जो भी यहाँ आता है उसका डबल, यानी जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, ताकि इससे इस पे ये जो हमने आगे नंबर पेयर लिया है इससे इक्वल या इसके से छोटा आए। तो 7 7 जा 49, क्योंकि 8 8 जा 64 ज़्यादा आ रहा था, तो अब माइनस करके 11 आया और पेयर उतारा 0 0। अब 7 जो भी यहाँ आया उसका डबल उतार लिया 14। 14 के साथ जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ लेंगे, ताकि मल्टीप्लाई करें तो ये जो आया ना इससे या तो इक्वल या इससे बड़ा छोटा आ जाए, या तो इक्वल आ जाए या छोटा आ जाए। तो यहाँ हमने 8 पे करके देखा तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो हम 7 पे ले लेंगे 14 के साथ, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो मल्टीप्लाई किया तो 1029, इससे छोटा आ रहा है तो ये लिख दिया हमने। फिर माइनस किया 10 - 9 1, 9 - 2 7। अब ये डबल जीरो हमने पेयर जो लिया अपने आप लिया ना, पहले से नहीं दिया हुआ, ये तो दिया हुआ था बट ये नहीं दिया हुआ था, तो ये डबल जीरो हमने ले लिया। अगर ये डबल जीरो हमने लिया है तो पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 77 बचा है ना, तो उसका डबल ले लो 154,
तो 154 के साथ जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ करना पड़ेगा, ताकि ये जो नंबर आया है या तो इससे कम आए या इसके बराबर आए। तो इससे 4 पे करके देखा हमने तो 6176 आ रहा है, और 5 पे करके देखा तो ये आ रहा था, तो ये ज़्यादा आ रहा है तो ये वाला ले लेंगे। तो 6176, यानी कि यहाँ भी 4 लिख दिया हमने और यहाँ भी 4 लिख दिया। और आगे भी कर सकते हो आप, ऐसे ही ये स्टेप चलता जाएगा। तो ये आएगा इसका स्क्वायर रूट 77.46। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करना आपको आना चाहिए, कैसे स्क्वायर रूट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चॉइस वाला देख लेते हैं। 2 कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियाई 3:1, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया में से। हाइट का रेशियो भी दिया है कोन का, 2 कोन है अलग अलग, उनकी हाइट का रेशियो दिया है एंड रेडियस का रेशियो भी दिया है, और उनके वॉल्यूम का रेशियो आपको निकालना है। तो देखिए बच्चों, हाइट का रेशो दिया 1:3 यानी 1/3, और R1 और R2 का रेशो कितना है 3:1, तो 3/1। अब आपको वॉल्यूम का रेशो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए 1/3 πr² होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ऐसी दूसरे का भी यही लेना है, बस इसमें ध्यान रखना है इसमें 1 वॉल्यूम है तो R1 और H1 लेंगे, इसका सेकंड कोन का वॉल्यूम है तो इसकी R2 और H2 लेंगे, स्क्वायर तो ऊपर भी आएगा। फॉर्मूला पता है ना कोन का 1/3 πr² होता है ना। अब यहाँ R1 लेनी है और यहाँ R2 लेनी है, यहाँ H1 लेनी है, यहाँ H2 लेनी है। अब आपको दिख रहा है ऊपर नीचे सेम में मल्टीप्लाई में कट जाता है ये, है ना, सेम चीज़ है। पाई तो कांस्टेंट दोनों में कट जाएगा, 1/3 भी कट जाएगा, बट ये R1 और R2 नहीं कटेगा क्योंकि ये अलग अलग है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, R1 और R2 दोनों पे स्क्वायर लगाए ना, तो आप R1/R2 पे इकट्ठा स्क्वायर लगा दो, है ना। ऐसे H1/H2 तो सिंगल सिंगल है। अब आपको R1/R2 का रेशो पता तो है सीधे 3/1, तो आप यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हो 3/1, और इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। एंड H1/H2 का रेशो भी आपको पता है 1/3, तो इसकी जगह सीधा 1/3। इस पर तो स्क्वायर नहीं है तो ये एज इट इज़। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और साथ में ये 1/3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कट के 3। तो यानी वॉल्यूम का रेशो कितना आ गया, वॉल्यूम 1 और 2 का रेशो, ऊपर 3 आया नीचे 1 आया, यानी रेशो क्या आया 3:1। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। और प्लेलिस्ट में मैं बार बार बोल रही हूँ कि वीडियोस देख लीजिए, जो भी आपकी फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर है उसको तो 2 बार 3 बार करना है आपको अच्छी तरीके से। और इसके अलावा मिड टर्म क्वेश्चन पेपर या 1-2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कराए गए, तो उनको आप कर करके देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस वैसी हो जाए। और सरफेस एरिया के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जितने क्वेश्चन अभी तक आपने कर लिए सरफेस एरिया के। एक्सपोनेंट के रूल आपको बहुत सारे करा दिए हैं। ठीक है, बार ग्राफ बनाना, हिस्टोग्राम बनाना, ये आप बार बार प्रैक्टिस करके देखिए। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में करा के दिखाया जाएगा। तो आप खुद ट्राई करके इसका आंसर बताइएगा कितना आया आपका। ठीक है, ये B/6 नहीं है, यहाँ पे A-B√3। तो आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर भी दिखाइए, और बार ग्राफ आपको आता ही होगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिए, और इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप प्लीज़ करिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो।